हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। करंट अफेयर की जो आई दृष्टि है वार्षिकी, उसका ये अगला वीडियो होने वाला है। आप लोगों ने पिछले वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए। 27 अक्टूबर को जो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स होने वाला है, उसके अलावा भी जो अदर एग्जामिनेशन है, तो जहाँ भी करंट अफेयर का वेटेज होता है उसके लिए ये सीरीज़ स्टार्ट की है। और लगभग 40 से 45 प्रश्न यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में आते हैं करंट अफेयर के। और पिछले कई वर्षों से देखा गया है कि ये जो आई दृष्टि है, इसी से 35 से अधिक क्वेश्चंस इसी बुक से देखने को मिलते हैं। तो हमने पिछले टॉपिक कर लिए थे। आज आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल से स्टार्ट करना है। देखिए क्या है। भारत में 5 लाख से अधिक पंजीकृत आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं, जो मुख्य रूप से आयुर्वेदिक फॉर्मूलरी और भारत की भीषण संहिता पर काम करते हैं। आयुर्वेदिक जो फॉर्मुलेशन है उसके आधार पर चिकित्सा करते हैं, जो भी उसमें लिखा हुआ है। तो हाल ही में आयुर्वेद चिकित्सा के माध्यम से कई नए गंभीर और दीर्घकालिक दोनों प्रकार के रोगों का सफलतापूर्वक इलाज किया गया है, जिसका आयुर्वेद के शास्त्रीय ग्रंथों में वर्णन नहीं है। आयुर्वेद चिकित्सा में इस नवाचार को जनता का बड़े पैमाने पर लाभ हुआ है। मुझे लगता है कि ये हमारा टॉपिक लास्ट लेक्चर में हो गया था, जो अग्नि पहल के बारे में हमने पढ़ा था। भारतीय भेषज संहिता भी हो गया था। आगे देखते क्या है। इसमें समक्का सरक्का भी हो गया था। और हाँ, भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड, यहाँ से हमको करना था। पर्यटन प्रतियोगिता तक हो गया था। जो भारत ऑर्गेनिक ब्रांड है, यहाँ से हमको कंटिन्यू करना था। हम देखते इसको क्या है। तो 25 जनवरी 2023 को मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 2002 के तहत राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड को पंजीकृत किया गया था। उल्लेखनीय कि 11 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक लिमिटेड के गठन को मंजूरी दी है। देखिए, गठन किसका किया जाना है? राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक लिमिटेड का गठन किया जाना है। किसके नेतृत्व में? नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा। राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक लिमिटेड, ये कब, तिथि क्या है? 11 जनवरी 2023 को। प्रधानमंत्री मोदी के सहकार से समृद्धि विजन के रूप भारत को जैविक उत्पादों में विश्व में अग्रणी बनाने के लिए राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक लिमिटेड की स्थापना एक राष्ट्रीय स्तर की बहुराज्य सहकारी समिति के रूप में की गई है। ये क्यों स्थापित की जा रही है? तो जैविक उत्पादों का उत्पादन करेगी और जैविक उत्पादों में विश्व में भारत को अग्रणी बनाना है। किस थीम के तहत? जो मोदी जी है उनका एक विज़न है। उनका विज़न क्या है? सहकार से समृद्धि। 3-4 बातें याद रखना है। एक तो सहकार से समृद्धि, पीएम मोदी जी का इसमें इन्वॉल्वमेंट है। उसके बाद जैविक उत्पादों को विश्व में अग्रणी बनाना है। इसके लिए राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक लिमिटेड के गठन को मंजूरी दे दी गई है। ये NCOL है। इसका लक्ष्य जैविक खेती करने वाले किसानों और उत्पादक संगठनों को बाजार तक सीधी पहुंच प्रदान करते हुए उपज पर मुनाफे में वृद्धि करना है। राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक लिमिटेड का मुख्यालय आनंद, गुजरात में है। सबसे पहले तो सहकार से समृद्धि आपको याद रखना है, ये उनका विज़न है। उसके बाद में राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक लिमिटेड की स्थापना की गई है। इसका मुख्यालय कहाँ है? गुजरात में। गुजरात के कहाँ? आनंद नामक स्थान पर इसका मुख्यालय है। और ये क्या करेगा? जो जैविक उत्पाद है उनको बढ़ावा देगा और ऐसे किसान जो जैविक खेती करते हैं, यहाँ लिखा है जैविक खेती करने वाले किसान और उत्पादक संगठन है, उनको बाजार तक सीधी पहुँच। जो भी जैविक पदार्थों का उत्पादन करेंगे और ऐसे किसान जो जैविक खेती करें, उनको बाजार तक सीधी पहुँच प्रोवाइड करवाना है। 8 नवंबर 2023 को राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक लिमिटेड द्वारा नई दिल्ली में सहकारिता के माध्यम से जैविक उत्पादों को बढ़ावा देना विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। कहाँ पर? नई दिल्ली में। किसके द्वारा? राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक लिमिटेड द्वारा। विषय क्या था? सहकारिता के माध्यम से जैविक उत्पादों को बढ़ावा देना। और मोदी जी ने क्या विज़न रखा था? सहकार से समृद्धि रखा था। NCOL द्वारा आयोजित इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के मौके पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड के 6 उत्पादों को जारी किया गया। देखिए, एक प्रश्न निकल के आता है, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री कौन है?
मतलब गृह मंत्री भी और सहकारिता मंत्री भी अमित शाह जी है। ये जो संगोष्ठी हुई थी उसमें इन्होंने 6 उत्पादों को जारी किया है। कौन से? भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड के 6 उत्पादों को। अब बोल देंगे भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड के 6 उत्पादों को पीएम मोदी जी ने जारी किया है, तो हमको लगेगा ठीक है, सहकार से समृद्धि उन्होंने दिया है, संगोष्ठी का नेतृत्व किया था। लेकिन ये फैक्ट गलत हो जाएगा, क्योंकि जो गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री है अमित शाह जी, उन्होंने 6 उत्पादों को जारी किया है। 8 नवंबर 2023 से ही ऑर्गेनिक अंडर वन रूफ विचार के साथ सभी ऑर्गेनिक उत्पादों के लिए एक रिटेल आउटलेट नेटवर्क की भी शुरुआत की गई है। किस विचार के साथ? ऑर्गेनिक अंडर वन रूफ, एक छत के नीचे सारे ऑर्गेनिक। एक तो आपको सहकार से समृद्धि याद रखना, NCOL जो है इसका मुख्यालय गुजरात के आनंद में है, ये याद रखना। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी वो याद रखना। इन्होंने 6 उत्पाद जारी किए भारत ऑर्गेनिक ब्रांड के नाम से। और ये क्या पहले इसमें किसानों को जो जैविक खेती करते और ऐसे उत्पादक संगठन करता जो जैविक पदार्थों का उत्पादन करते उनको बाजार में सीधी पहुंच उपलब्ध कराना है। ये टॉपिक क्लियर हो गया है। आगे है एकात्मता की मूर्ति। आदि शंकर, जिन्हें आदि शंकराचार्य के नाम से भी जाना जाता है, 8वीं सदी के भारतीय वैदिक विज्ञान थे। वे अद्वैत के समर्थक थे, अर्थात व्यक्तिगत आत्मा की एकात्मता के सिद्धांत को मानते थे, वननेस। ठीक है। इनका जन्म केरल के कालड़ी गांव में हुआ था। एक नंबूदरी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इन्होंने श्रृंगेरी, पुरी, द्वारिका और बद्रीनाथ स्थित 4 मठों की स्थापना की। ब्रह्मसूत्र भाष्य और वेदांत स्कूल पर एक मौलिक पाठ की उत्कृष्ट कृतियों में शामिल है। सबसे पहले शंकराचार्य कौन है? इन्हें आदि शंकराचार्य भी कहते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ है? केरल में। किस परिवार में? एक ब्राह्मण में। कौन से? नंबूदरी ब्राह्मण परिवार में। किस गांव में? कालड़ी गांव में। इन्होंने कितने मठों की स्थापना की? 4। पुरी पूर्व में है, द्वारिका पश्चिम में है, श्रृंगेरी दक्षिण में और बद्रीनाथ उत्तर में है। ठीक है, इसको कंफ्यूज नहीं होना। आपको बद्रीनाथ की जगह केदारनाथ दे देंगे उत्तर में, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। उत्तर की बात करें तो बी से बद्रीनाथ, पूर्व में पी आता है तो पूरी पूर्व में। ठीक है, पूर्व में पी आता है तो पूरी पूर्व में, डी गुजरात में है। ठीक है, और श्रृंगेरी BSDP ऐसे भी याद रख सकते हैं। इनकी कृतियाँ कौन सी? ब्रह्मसूत्र भाष्य और वेदांत स्कूल पर एक पाठ इन्होंने लिखा है। आगे कुछ तथ्य दिए हैं। 21 सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एकात्मता की मूर्ति का अनावरण किया। अब आपको बोलेंगे कि एकात्मता की मूर्ति का जो अनावरण है पीएम मोदी जी ने किया है, तो ये गलत हो जाएगा। मध्य प्रदेश के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे श्री शिवराज सिंह चौहान सर, इन्होंने इस मूर्ति का अनावरण किया। ये डेट इंपॉर्टेंट है, 21 सितंबर 2023 को। 21-23, ठीक है, 21 सितंबर 2023 को इस मूर्ति का अनावरण ओमकारेश्वर में आयोजित शंकर अवतरणम नामक एक समारोह के दौरान किया गया। समारोह का नाम क्या था? शंकर अवतरणम समारोह था, और ओमकारेश्वर जो खंडवा में आता है वहाँ इस मूर्ति का अनावरण किया गया। यहाँ पे अद्वैत लोक संग्रहालय भी बनाया गया है, इसका शिलान्यास किया है, मतलब अभी निर्माण कार्य शुरू हुआ है। शंकर संग्रहालय जो है आचार्य का, तो अद्वैत लोक संग्रहालय है। इनकी एक धातु प्रतिमा है आचार्य शंकर संग्रहालय तथा आचार्य शंकर अंतर्राष्ट्रीय अद्वैत वेदांत संस्थान से युक्त इस बहुसंरचनात्मक परिसर का नाम एकात्म धाम निर्धारित किया गया है। नाम क्या है? एकात्म धाम। शिलान्यास किसका किया है? अद्वैत लोक संग्रहालय का शिलान्यास। एकात्मता की मूर्ति, इनकी कैसी मूर्ति? बहुधातु की प्रतिमा है। आदि गुरु शंकराचार्य की एक विशाल मूर्ति है। कितने फीट ऊंची है? तो प्रतिमा की ऊंचाई 108 फीट है। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले की पुनासा तहसील के ओमकारेश्वर में मानधाता पर्वत पर है। जिला पूछे तो खंडवा, तहसील पुनासा, पर्वत मानधाता और स्थान ओमकारेश्वर। कितने फीट ऊंची? 108 फीट ऊंची है। इसमें शंकराचार्य को किस मुद्रा में दिखाया? तो चलने की मुद्रा में, मतलब वॉकिंग पोस्चर में दिखाया है। ये प्रतिमा किस किस की बनी है? कांस्य की। उसमें 88% कॉपर, 8% टीन और 4% सीसा है। तो ब्रॉन्ज से बनी है, मिश्र धातु है, उसमें तांबा भी है, टीन भी है और सीसा भी है।
ये प्रतिमा 54 फीट ऊंचे एक आसन के ऊपर स्थित है जो 27 फीट ऊंचे कमल की पंखुड़ी सदृश आधार पर टिका हुआ है। आधार कैसा है, इसका बेस कैसा है, कमल की पंखुड़ी की तरह इसका आधार है। वो कितना है, 27 फीट ऊंचा है। और आसन कितना है, 54 फीट ऊंचे एक आसन के ऊपर है। प्रतिमा इस प्रकार निर्मित की गई है कि 500 वर्षों से भी अधिक समय तक खड़ी रह सकती है। इसका वैचारिक स्केच प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार वासुदेव कामत ने दिया था। देखिए यहाँ पे देव शब्द आ रहा है। आदि शंकराचार्य भी हमारे देव ही है। उन्होंने 4 मठों की स्थापना की। ठीक है, तो काम इन्होंने क्या काम किया, स्केच करने का काम किया है। किसका, आदि शंकराचार्य का। तो वासुदेव कामत ने स्केच बनाया है। और इस स्केच के आधार पर जो सोलापुर महाराष्ट्र के कुशल मूर्तिकार है भगवान रामपुरे, इन्होंने मूर्ति का निर्माण किया है। 2 अलग अलग बात है, एक तो स्केच बनाया है और दूसरी मूर्ति बनाई है। स्केच वासुदेव कामत ने स्केच बनाने का काम किया है, लेकिन जो मूर्ति किसने बनाई है, महाराष्ट्र के सोलापुर के रहने वाले जो प्रसिद्ध मूर्तिकार है भगवान रामपुरे, इन्होंने मूर्ति बनाई है। भारत में स्थापित अन्य प्रमुख मूर्तियाँ कौन सी है, स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में, तिरुवल्लुर की प्रतिमा त से तमिलनाडु, त से तिरुवल्लुर, गोमटेश्वर की प्रतिमा कर्नाटक में है, हनुमान जी की मूर्ति नई दिल्ली में है, भगवान मुरुगन की तमिलनाडु में, मुरुदेश्वर के भगवान शिव की प्रतिमा कर्नाटक में है। तमिलनाडु में 2 है, कर्नाटक में 2 है। तमिलनाडु की कौन सी है, तिरुवल्लुर की है और भगवान मुरुगन की है। कर्नाटक की कौन सी, गोमटेश्वर है और मुरुदेश्वर। देखिए यहाँ पर गोमटेश्वर, मुरुदेश्वर एक जैसे सुनने में शब्द का जो उच्चारण आ रहा है, तो यहाँ से आप कर्नाटक याद रखना। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी 14 अक्टूबर 2023 को मैरीलैंड अमेरिका में बी आर अम्बेडकर की 19 फीट ऊंची प्रतिमा है। इसको स्टैचू ऑफ इक्वलिटी के नाम दिया गया है। भारत से बाहर स्थित बी आर अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा है। देखिए पहली बात तो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी किसकी प्रतिमा है, तो बी आर अम्बेडकर साहब की प्रतिमा है। कितने फीट ऊंची है, 19 फीट ऊंची। कहाँ है, अमेरिका में कहाँ, मैरीलैंड में। और इसको क्या नाम दिया, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी नाम दिया है। भारत से बाहर स्थित सबसे बड़ी प्रतिमा है बी आर अम्बेडकर साहब की। उसके बाद ये प्रतिमा हैदराबाद स्थित जो डॉक्टर अम्बेडकर की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है उसकी प्रतिकृति है। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा की बात करें, मतलब अम्बेडकर साहब की, तो वो हैदराबाद में है। और भारत के बाहर बात करें कि अम्बेडकर साहब की सबसे ऊंची, तो 19 फीट है अमेरिका के मैरीलैंड में। इसके शिल्पकार कौन है, रामवी सुतार है। ज्ञातव्य है कि सुतार ने गुजरात के विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी को भी डिज़ाइन किया है। स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। और अप्रैल 2023 में तेलंगाना के तत्कालीन मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने भारत में स्थित बी आर अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। हैदराबाद में स्थित इस कांस्य की प्रतिमा की ऊंचाई 125 फीट है। कितनी, 125 फीट। तो 3-4 फैक्ट है, देखिए रिवाइज करा देती हूँ। सबसे पहले भारत के बाहर यदि सबसे ऊंची प्रतिमा की बात करें तो 19 फीट मैरीलैंड अमेरिका में है। और उसके बाद हैदराबाद में है, वो कितनी 125 फीट ऊंची है। वहाँ के जो सीएम थे, तेलंगाना के तत्कालीन सीएम, उन्होंने इस मूर्ति का प्रतिमा का अनावरण किया था। और ये कांस्य की प्रतिमा है। आगे देखते हैं आगे क्या जानकारी दी हुई है। एक नया टॉपिक है, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन। सबसे पहले तो हल्दी का वानस्पतिक नाम क्या है, जिंजीबेरेसी। वानस्पति नाम करक्यूमा लौंगा है। ठीक है, करक्यूमा लौंगा हल्दी का वानस्पतिक नाम है। और किस परिवार की, जिंजीबेरेसी परिवार की है। एक पुष्पीय पादप है, फ्लावरिंग प्लांट है, सदाबहार है और औषधीय गुणों से युक्त है। देखिए यदि सदाबहार दिया रहे तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या ये सही में सदाबहार है। हाँ, ये सदाबहार है, औषधीय गुणों से युक्त है, पुष्पीय पादप है। ये भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण पूर्वी एशिया में उगाया जाता है। करक्यूमिनॉइड्स हल्दी में उपस्थित जैव सक्रिय यौगिक होता है। पूछ लेगा हल्दी में उपस्थित जैव सक्रिय यौगिक कौन सा है, करक्यूमिनॉइड्स है। ये जो यौगिक है प्रतिऑक्सीकारक एवं कैंसर रोधी गुणों के लिए उत्तरदायी है। एंटीऑक्सीडेंट है और एंटी कैंसर के गुण है। भारत विश्व में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक है, उपभोक्ता और निर्यातक है। सबसे बड़ा उत्पादक भी है, उपभोक्ता भी और निर्यातक भी है।
2022-23 में भारत में हल्दी उत्पादन 11.61 लाख टन था, जो वैश्विक हल्दी उत्पादन का 75% से भी अधिक था। भारत में सबसे ज़्यादा हल्दी उत्पादक राज्य कौन से? महाराष्ट्र, उससे लगा तेलंगाना, दक्षिण में कर्नाटक और तमिलनाडु। मतलब महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु दक्षिण वाले 4 राज्य। हल्दी के वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी कितनी है? 62% से भी अधिक है। देखिए यहाँ कुछ तथ्य दिए हुए हैं। 4 अक्टूबर 2023 को भारत सरकार ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन को अधिसूचित किया है। अभी आपने कॉफ़ी बोर्ड सुना होगा और मसाला बोर्ड सुना होगा, तो इसके बाद राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का भी गठन किया जाएगा। ठीक है, इसके गठन को अधिसूचित कर दिया गया है। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड देश में हल्दी एवं हल्दी उत्पादों के विकास और संवर्धन पर ध्यान केंद्रित करेगा। इसके क्या काम होंगे? हल्दी बोर्ड हल्दी के स्वास्थ्य संबंधी लाभों के विषय में जागरूकता बढ़ाएगा और हल्दी की खपत को बढ़ाने की दिशा में काम करेगा। हल्दी के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नए बाजार विकसित करेगा। निर्यात को बढ़ावा देना है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नए बाजार विकसित करना है। उसके साथ ही यहाँ पर नए उत्पादों के अनुसंधान और विकास को बढ़ावा मिलेगा। मूल्यवर्धित जो वैल्यू एडेड हल्दी उत्पाद है, उनके लिए नागरिकों के पारंपरिक ज्ञान का विकास करेगा। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की केंद्रित गतिविधियों के माध्यम से वर्ष 2030 तक भारत द्वारा हल्दी निर्यात $1 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान व्यक्त किया गया। ठीक है, 2030 की बात कर रहे हैं, हल्दी निर्यात की बात करें $1 बिलियन। वो 1 मिलियन भी दे सकता है ऑप्शन में, लेकिन आपको $1 बिलियन के साथ जाना है। आगे नारी शक्ति वंदन अधिनियम है। इसमें क्या दिया गया है देखते हैं। विगत वर्षों के दौरान लोकसभा एवं राज्य विधानसभा में महिला आरक्षण विधेयक को पेश करने के कई प्रयास किए गए हैं। सर्वप्रथम महिला आरक्षण संबंधी विधेयक 11वीं सदी में तत्कालीन प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा के कार्यकाल में 12 सितंबर 1996 को प्रस्तुत किया था। दूसरी बार 12वीं लोकसभा में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में 14 दिसंबर 1998 को महिला आरक्षण विधेयक प्रस्तुत किया था। और तीसरी बार 13वीं लोकसभा में। देखिए क्रम से चल रहा है। क्रम क्या है? पहले 11वीं लोकसभा है, 12वीं लोकसभा है और उसके बाद में 13वीं लोकसभा है। पहले में प्रधानमंत्री कौन थे? HD देवगौड़ा साहब थे। 12वीं वाली में कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे। और जो 13वीं लोकसभा थी, जिसमें तीसरी बार प्रस्तुत किया गया था, वहाँ पुनः अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। उनके कार्यकाल में 85वां संविधान संशोधन विधेयक 1990 के द्वारा 23 दिसंबर 1999 को महिला आरक्षण विधेयक को प्रस्तुत किया। हालांकि राजनीतिक दलों के मध्य सर्वसम्मति के अभाव में ये विधेयक पारित नहीं हो सका। तो कारण क्या था? राजनीतिक दलों में सर्वसम्मति का अभाव था। उसके बाद में 108वां संविधान संशोधन विधेयक 2008 के नाम से तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में लोकसभा की बजाय राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया। राज्यसभा ने 9 मार्च 2010 को इस विधेयक को पारित कर दिया गया। हालांकि मई 2014 में 15वीं लोकसभा के भंग होने के साथ ही ये विधेयक भी समाप्त या व्यवगत हो गया और पारित नहीं हो सका। ठीक है, आगे देखिए। आगे कुछ तथ्य दिए हुए हैं। 19 सितंबर 2023 को महिला आरक्षण विधेयक को संविधान के 128वें संशोधन विधेयक 2023 इसके नाम से लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। ये पारित भी कर दिया गया। कब? लोकसभा से 20 सितंबर 23 को पारित किया गया और राज्यसभा से अगले ही दिन 21 सितंबर 23 को पारित किया गया। पेश कब किया गया था? देखिए 19 सितंबर को पेश किया गया। कहाँ पेश किया? लोकसभा में। अगले दिन 20 सितंबर से लोकसभा से पारित हुआ और 21 सितंबर को राज्यसभा से पारित हुआ। उसके बाद में राष्ट्रपति महोदय की स्वीकृति 28 सितंबर को। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद यह विधेयक संविधान अधिनियम 2023 के रूप में अधिनियमित हुआ है। 106वां संशोधन इसमें किया गया है। इसके बारे में बताया है कि इस विधेयक को 18 से 21 सितंबर 2023 के मध्य आयोजित संसद के एक विशेष सत्र के दौरान पारित किया गया। तो ये कैसा विधेयक था? जो स्पेशल सेशन के दौरान पारित हुआ है। ज्ञातव्य है कि संसद के विशेष सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कानून को अनौपचारिक रूप से नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम दिया है। आगे देखते हैं। संविधान का 108वां संशोधन विधेयक 2023 के समर्थन में लोकसभा के 454 सदस्यों ने मतदान दिया है, जबकि 2 सदस्यों ने इसके विरोध में मतदान किया। विरोध वाले 2 है केवल और समर्थन वाले 454 सदस्य हैं। विरोधी कौन है? ऑल इंडिया मजलिस द इत्तेहादुल मुस्लिमीन
पार्टी के असुद्दीन ओवैसी और सैयद इम्तियाज जलील, ये दो विरोधी थे जिन्होंने विरोध में मत दिया। जबकि राज्यसभा की बात करें तो उसमें सर्वसम्मति से पारित हो गया। महिला आरक्षण विधेयक अमृतकाल के नए संसद भवन में पारित होने वाला पहला विधेयक है। अमृतकाल की अवधि कितनी? 25 वर्ष है। जो 75वीं वर्षगांठ है स्वतंत्रता की, उससे लेकर 100वीं वर्षगांठ तक का जो समय अमृतकाल है। अभी हमारा जो नया संसद भवन बना है तो उसमें जो पारित होने वाला पहला विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हुआ है। इस विधेयक के पारित होने से विधायिकाओं में महिलाओं की न्यूनतम 33% भागीदारी सुनिश्चित होगी, मतलब 1/3 भागीदारी सुनिश्चित हो जाएगी। उसके बाद में दिया है कि इस अधिनियम के माध्यम से लोकसभा, राज्य विधानसभा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं के लिए कुल सीटों के 1/3 सीटों को आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, आगे देखिए। संविधान का जो 106वां संशोधन अधिनियम है 2023, इसके माध्यम से किस अनुच्छेद में संशोधन किया है? 239 ए में। और उसके अलावा नए अनुच्छेद जैसे 330 में ए जोड़ा है, 332 में ए जोड़ा है और 334 ए को जोड़ा गया है। सब जगह ए जोड़ा है। पहले 30, उसके बाद सम संख्या 32, उसके बाद सम संख्या 34, इन तीनों में ए जोड़ा है। जबकि संशोधन किस में किया है? 239 ए में संशोधन किया है। आगे देखते हैं। नए अनुच्छेद 330 ए को जोड़ने के माध्यम से क्या प्रावधान शामिल हुए? लोकसभा में, और यहाँ पे भी लोकसभा देखेंगे तो इसमें अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। जो एससी और एसटी है उनके लिए जितनी भी आरक्षित सीटें हैं तो उसमें से जो 1/3 सीटें हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। उसके बाद में लोकसभा में प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से भरी जाने वाली कुल सीटों की 1/3 सीटें अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या सहित महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। 332 में जोड़ने से क्या हुआ है? इसके जोड़ने से प्रत्येक राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं हेतु सीटों को आरक्षित किया है। देखिए, प्रत्येक राज्य की विधानसभा की बात की जा रही है तो 332 जोड़ने से 332 में विधानसभा के बारे में, 330 में लोकसभा के बारे में हमने पढ़ा और 334 ए को जोड़ने के माध्यम से महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण के लागू होने से संबंधित शर्तों को स्पष्ट किया है। क्या शर्तें हैं? लोकसभा, राज्यों की विधानसभा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, इसकी विधानसभा में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण संबंधी संविधान के प्रावधान इस उद्देश्य के लिए संचालित होने वाली परिसीमन की प्रक्रिया के बाद प्रभावी होंगे। ये इसमें शर्त दी गई है 334 ए में। आगे देखते हैं। ये परिसीमन संविधान 106वां संशोधन अधिनियम 2023 के कानून बनने के बाद होने वाली पहली जनगणना के संगत आंकड़ों के प्रयोग के आधार पर किया जाएगा। लोकसभा, राज्य विधानसभा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं का आरक्षण 15 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान किया जाएगा। हालांकि संसद कानून बनाकर इस अवधि को बढ़ा सकती है। ठीक है, कितने वर्षों के लिए? 15 वर्षों के लिए। और संसद, अच्छा, कानून बनाकर कौन बढ़ा सकती है? संसद बना सकती, बढ़ा सकती। 15 वर्षों की अवधि के लिए ये दिया गया है। आगे देखते हैं। आगे आयुष्मान भव अभियान के बारे में बताया है। तो ये क्या है? ये भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है। इसका उद्देश्य क्या है? यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 की सिफारिशों के अनुरूप लॉन्च किया है। ये पहल सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से डिज़ाइन की गई है। सबसे पहली बात तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति किस वर्ष आई थी? तो 2017 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति आई थी। आयुष्मान भारत क्या है? यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का उद्देश्य है। इसमें क्या है? एसडीजी को प्राप्त करना है। सतत विकास लक्ष्य जो तीसरे नंबर का है, अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण की बात करता है। तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि कुल कितने सतत विकास लक्ष्य है? तो 17 है। उसमें से तीसरे नंबर का क्या है? अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण की बात करता है। तो आयुष्मान भारत किस सतत विकास लक्ष्य से संबंधित है? तो ये तीसरे नंबर के सतत विकास लक्ष्य से संबंधित है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की बात करता है। इसमें जानकारी दी है, देखते हैं। आयुष्मान भारत में 4 स्तंभ शामिल है जो निम्नवत है। सबसे पहला है स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र, हेल्थ एंड वेलफेयर सेंटर। कितने स्तंभ है यदि पूछ ले आयुष्मान भारत में? तो 4 स्तंभ है। 4 स्तंभ में पहला हो गया। दूसरा है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तीसरा प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन। और चौथा प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। आगे देखिए, आगे यहाँ पर कुछ तथ्य दिए हुए हैं।
13 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गांधीनगर गुजरात से वर्चुअल माध्यम से आयुष्मान भव अभियान का शुभारंभ किया। वो बोल देंगे कि गांधीनगर गुजरात से प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस कार्यक्रम का शुरुआत किया तो गलत हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इस अभियान का शुभारंभ किया है। यह अभूतपूर्व पहल आयुष्मान भारत कार्यक्रम की सफलता पर आधारित है। आयुष्मान भव जो अभियान है आयुष्मान भारत कार्यक्रम की सफलता पर आधारित है, साथ ही यह स्वास्थ्य सेवा में क्रांतिकारी परिवर्तन का भी प्रतीक है। आयुष्मान भव अभियान को केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। इसकी एजेंसी पूछ ले तो कौन सी? केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। ये एक व्यापक राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य सेवा पहल है। इसका उद्देश्य देश के प्रत्येक गांव शहर तक स्वास्थ्य सेवा की अधिकतम कवरेज सुनिश्चित करना है। आयुष्मान भव अभियान को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आईडी निर्माण एवं गैर संचारी रोग जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है, तपेदिक है, सिकल सेल रोग है, जांच और प्रबंधन से संबंधित सेवाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रारंभ किया है। इस अभियान को 17 सितंबर 2023 और 2 अक्टूबर 2023 तक सेवा पखवाड़ा के दौरान लागू किया था। इसके अंतर्गत 3 घटक के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की अधिकतम कवरेज सुनिश्चित करना है। एक तो आयुष्मान आपके द्वार 3.0, आयुष्मान मेला और आयुष्मान संवाद, 3 घटक याद रखना है, जबकि 4 मानक उसके हमने स्टार्टिंग में देखे थे। आरोग्य मंथन 2023 वर्ष 2023 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की 2 प्रमुख योजनाओं में एक महत्वपूर्ण पड़ाव को प्राप्त किया है। 23 सितंबर 2023 को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इसके कार्यान्वयन के 5 वर्ष पूरे हो गए हैं, जबकि 27 सितंबर 2023 को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की दूसरी वर्षगांठ है। ठीक है, इसकी दूसरी वर्षगांठ है। उपयुक्त दोनों योजनाएं उनकी अभूतपूर्व सफलता का उत्सव मनाने के लिए और इनकी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा 2 दिवसीय कार्यक्रम आरोग्य मंथन आयोजन किया गया। पहला प्रश्न, आरोग्य मंथन कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में। कहाँ? विज्ञान भवन में। कब? 25 से 26 सितंबर 2023 को। कितने दिवसीय था? 2 दिवसीय था। ठीक है, इस तरह ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। उसके बाद कुछ और फैक्ट दिए हुए हैं इसके बारे में। तो इसमें क्या है, इस अवसर पर प्रधानमंत्री जन आरोग्य और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए विभिन्न श्रेणियों में राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को पुरस्कृत किया है। सर्वाधिक संख्या में उपचार के संदर्भ में बड़े राज्यों में केरल है, छोटे राज्यों में मेघालय और केंद्र शासित में पुदुचेरी है। आगे दिया है ये PMJY जन आरोग्य योजना के तहत। ठीक है, सर्वाधिक आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए बड़े राज्यों में असम है, छोटे में नागालैंड है और केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर है। तो आयुष्मान कार्ड किसने बनाए हैं? देखिए, केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर है, क्योंकि सबसे ज़्यादा टूरिस्ट वही जाते हैं, तो ऐसे याद रखना, वह आयुष्मान कार्ड बनाए तब एंट्री। नागालैंड एक छोटा सा नाग है, नाग कैसा है? छोटा है। तो सबसे कम राज्यों में नागालैंड जिसने ID कार्ड बनाया, और सबसे बड़े में असम, क्योंकि समान थे, अलग अलग थे, तो असम ने बनाए हैं। ठीक है, आगे वाला जो टॉपिक है अगले लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। आपको यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसी हमारी लूसेंट की पेड क्लास स्टार्ट है, जिसमें 1 पेज से लेकर लास्ट के 460 पेज तक कंप्लीट लूसेंट कवर कराई जा रही है, क्योंकि लूसेंट अकेले में पढ़ना बहुत ही उबाऊ है और बहुत सारा सपोर्ट मिल रहा है इस लूसेंट क्लास को। तो यदि आपको जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में दी लिंक पर मैसेज करके आप वहाँ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।